नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। गतिरोध खत्म होने के बाद सरकार को संसद में सुचारू कामकाज की उम्मीद। आज लोकसभा में पारित हो सकता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक। राज्यसभा में भी कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य सूचीबद्ध। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस आज। दिव्यांगों की उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए अब से थोड़ी देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रदान करेंगी राष्ट्रीय पुरस्कार। पश्चिम बंगाल में 32,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला आज। सिंगल बेंच ने रद्द की थी शिक्षकों की नियुक्ति। पुतिन और अमेरिकी दूत के बीच बातचीत में शांति योजना पर नहीं निकला कोई नतीजा। पुतिन ने यूरोप के सभी प्रस्तावों को किया खारिज। और चक्रवाती तूफान दितवाह का तटीय इलाकों के पास अब भी असर। तमिलनाडु समेत दक्षिण भारत के कई हिस्सों में बारिश। पुडुचेरी में स्कूल कॉलेज बंद। लोकसभा में आज केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी और सरकार की कोशिश होगी कि आज ही इस बिल को पारित करा लिया जाए। तंबाकू और इससे बने उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी लगाने से जुड़े इस संशोधन बिल को पहले ही दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया था। यह विधेयक 1944 में बने अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है। इस विधेयक का उद्देश्य जीएसटी क्षतिपूर्ति सेस खत्म होने के बाद भी इन उत्पादों पर कर बोझ को बनाए रखना है। सरकार ने 1944 के अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। सिगरेट, सिगार और अन्य तंबाकू उत्पादों पर फोकस यहां पर है, यानी कि महंगे होंगे तंबाकू और इससे जुड़े सभी उत्पाद। वर्तमान में तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी क्षतिपूर्ति सेस लागू है। संशोधन विधेयक में एक्साइज ड्यूटी का भी प्रावधान है और कर नियम बदलने पर भी सरकार को राजस्व मिलता रहेगा। वर्तमान में तंबाकू और पान मसाला जैसे उत्पादों पर 28% जीएसटी है। राज्यसभा में भी आज कई अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। राज्यसभा में विभिन्न समितियों से संबंधित प्रतिवेदन पेश किए जाएंगे। साथ ही पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2024 को मणिपुर में अपनाए जाने के संबंध में एक संकल्प पेश करेंगे। इसके साथ ही प्रश्नकाल के दौरान कई अहम प्रश्न भी पूछे जाएंगे। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने हंगामे को लेकर विपक्ष पर हमला बोला है। दिनेश शर्मा ने कहा कि सरकार वंदे मातरम और चुनाव सुधार पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष के सांसद सदन में तरीके से मुद्दा उठाने के बजाय बाहर चिल्ला रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार तो सब तरीके से तैयार है। सरकार ने तो अनाउंसमेंट भी कर दिया कि वंदे मातरम पर भी होगा और चुनाव सुधार पर भी चर्चा होगी। ये कार्य मंत्रणा में पहले भी तय हो चुका था। बगैर किसी कारण के विपक्ष ने 2 दिन अपने भी खराब किए और सदन के भी खराब करने की कोशिश की। आप बोले नहीं रहे हो, आप बाहर चिल्ला रहे हो, जाके बाहर प्रदर्शन कर रहे हो, बाहर धरना दे रहे हो, शब्दों का संयम तोड़ रहे हो, तो ये उचित नहीं है। और पूरी उम्मीद है कि जो भी उनको बात कहनी सदन के अंदर कहें। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने संसद में विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष जिस प्रकार का व्यवहार करता है वो लोकतंत्र की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। हमारी सरकार ने हमेशा ये इस बात पर जोर दिया है कि जो जिन विषयों पर भी चर्चा हो सदन में उसके लिए आराम से चर्चा की जा सकती है, लेकिन जिस प्रकार का व्यवहार विपक्ष करता है, सदन को बाधित करता है, वो कम से कम लोकतंत्र की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। ये अब सारे विषयों पर चर्चा सदन के अंदर हो और लोग पॉजिटिव माइंड से चर्चा करें, जिससे उस चर्चा से
देश को लाभ मिले, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इन दोनों विषयों पर जब चर्चा होगी तो पॉजिटिव माइंडसेट विपक्ष रखेगा, जिससे कि चर्चा सार्थक हो जाए। भाजपा नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने संसद में विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम गीत पर वंदे मातरम और चुनाव सुधार पर विपक्ष को पूरी तरह सहयोग करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष की लगातार बाधा से सदन की कार्यवाही प्रभावित हो रही है। देखिए, वंदे मातरम पर चर्चा है और चुनाव सुधार पर चर्चा है, विपक्ष को पूरी तरह सहयोग करना चाहिए। वंदे मातरम तो प्यार से बोलते हैं, मन से बोले, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। पूरा देश वंदे मातरम बोल रहा है। आज हमें उम्मीद है कि सांसद भी प्यार से बोलेंगे वंदे मातरम। कहीं विपक्ष अपने वादे से मुकरेगा तो नहीं? ये सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस की ओर से आज संसद भवन परिसर में एक नए मुद्दे के बहाने विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश में दिख रहा है। लेबर लॉ को लेकर कांग्रेस सदस्य आज विरोध कर रहे हैं, जबकि कल सर्वदलीय बैठक में विपक्ष इस बात पर सहमत हो गया है कि लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा कराई जाए। तो नया बहाना ढूंढ रहा है यहां पर विपक्ष। तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि एक बार फिर यहां पर विरोध प्रदर्शन के साथ तैयार है कांग्रेस। अनुज यादव हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। अनुज, ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या कुछ मायने हैं इसके? क्योंकि उम्मीद ये की जा रही थी कि आज शांति से कामकाज होगा और 11 बजे प्रश्नकाल चलेगा, लेकिन एक बार फिर वही तस्वीरें आ रही हैं सामने प्रोटेस्ट की। कि सर्वदलीय बैठक में तो सभी राजनीतिक दल थे, मुख्य विपक्षी दल थे, और ये बात उसमें चर्चा में शामिल हुई थी कि हाउस अगर ठीक से चलेगा तो विपक्ष के जितने भी मुद्दे हैं उन पर सत्ता पक्ष जो है चर्चा कराने के लिए तैयार है। और इसी बात पर कल हमने इस बात को देखा था कि बाहर आके जिस तरीके से विपक्ष ने भी कहा था कि सोमवार को तो वंदे मातरम पर 10 घंटे की चर्चा शुरू होनी है और मंगलवार को जो चुनाव सुधार हैं उस पर चर्चा होनी है। लेकिन आज फिर जिस तरीके से सदन की कार्रवाई को शुरू होने से पहले ही संसद परिसर के अंदर एक नए मुद्दे के साथ फिर से यहां पर विरोध प्रदर्शन शुरू किया गया। और कल ये सत्ता पक्ष ने कल यह आरोप कल ही लगाया था। अगर मैं सदन में, राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने यही बात कही थी, यही आरोप लगाया था कि विपक्ष के लोग रोज नया मुद्दा लेकर आते हैं। आज अगर हम बात करें तो जो नए श्रम कानून जो लागू हुए हैं उनको लेकर आज विरोध प्रदर्शन आज जो है कांग्रेसी के साथ साथ बाकी विपक्षी दलों ने भी शुरू कर दिया। और अभी क्योंकि संसद की कार्रवाई शुरू हुई है, जो प्रश्नकाल है उसकी कार्रवाई शुरू होनी है, और राज्यसभा की भी मुख्य अगर हम बात करें तो एक विधेयक भी है जो सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल है, उसको पहले ही सदन में तो पेश कर दिया गया है, लेकिन उस पर चर्चा होनी है। अब देखना होगा कि क्योंकि हंगामा तो शुरू फिर से कांग्रेस सहित बाकी विपक्षी दलों ने शुरू कर दिया, तो ऐसे में संसद की कार्रवाई कैसे चलेगी, यही एक सबसे बड़ा सवाल बार बार जया उठता है। सर्वदलीय बैठक में भरोसा देते हैं सत्ता पक्ष को कि वो ठीक है सदन को चलाने में जो है सहायता करेंगे, लेकिन फिर से वही रुख विपक्ष का आज देखने को मिल रहा है। हालांकि पूरा दिन अभी बाकी है, काफी महत्वपूर्ण कार्य होने हैं, देश की जनता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सवाल हैं, उनके जवाब देने हैं। लेकिन अब देखने वाली बात है कि आज का दिन भी क्या हंगामे की ही भेंट चढ़ेगा। बिल्कुल, और ये जो मुद्दा है लेबर जस्टिस का, या फिर अगर आप इस पर मुद्दा उठा रहे हैं तो आप इसको संसद के अंदर भी उठा सकते हैं, प्रश्नकाल में भी उठा सकते हैं। अभी 11 बजे से प्रश्नकाल चलना है और बाकी जो अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध है उसको लेकर क्या कुछ उम्मीद की जा रही है? देखिए, उम्मीद तो सारी विपक्ष के ऊपर ही टिकी हुई है जया, क्योंकि अगर जिस तरीके से इन्होंने पहले कल भरोसा दिया था विपक्षी दलों ने कि वो संसद की कार्रवाई में सहयोग करेंगे, तो निश्चित तौर पर जो कार्रवाई आज लिस्टेड है कार्य सूची में उस पर चर्चा होगी। सबसे महत्वपूर्ण तो 11 बजे से लेकर 12 बजे तक प्रश्नकाल ही होता है। आज हम जानते हैं कि कृषि से जुड़े कुछ सवाल हैं जिनके केंद्रीय कृषि मंत्री को जवाब देने हैं। इसके अलावा केंद्रीय परिवहन सड़क राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को भी कुछ सवाल हैं जो उनके लगे हुए हैं, उनके मंत्रालय से संबंधित हैं, उनको भी जवाब देने हैं। लेकिन प्रश्नकाल को विपक्ष, क्योंकि अभी भी लगातार अंदर हंगामा हो रहा है, विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी वो कर रहे हैं, ऐसे में क्या
सदन की कार्रवाई चल पाएगी या बार बार बाधित होगी, ये देखने वाली बात जरूर होगी। राज्यसभा के अंदर भी ऐसी तस्वीरें फिलहाल सामने आ रही हैं। और अगर आज सदन की कार्रवाई चलती है तो सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल निश्चित तौर पर उस पर चर्चा कराने के बाद उसको पास कर देने की पूरी संभावना होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण कार्य है और हम जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो प्रश्नकाल होता है। और प्रश्नकाल के अंदर हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को सदन शुरू होने से पहले कहा था कि सबसे बड़ा और सबसे पहला जो अधिकार नए और युवा सांसदों का होता है सवाल पूछने का अपने इलाके की जनता का, उनके हक को कहीं ना कहीं हंगामे की भेंट चढ़ा दिया जाता है विपक्ष के द्वारा। तो निश्चित तौर पर एक मनोबल भी डाउन होता है नए सांसदों का जो अपने जनता की आवाज को उठाना चाहते हैं। संसद की कार्रवाई से वो रोज कुछ नया सीखते हैं और चाहते हैं कि वो भी बाकी जो बड़े सीनियर वरिष्ठ जो सदस्य हैं सदन के, उन्हीं की तरह वो भी अपने इलाकों की बातों को उठाएं। लेकिन ये सब तो जया तभी संभव हो पाता है जब सदन की कार्रवाई ठीक से चले और ये सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्षी दलों की भी जिम्मेदारी होती है। तो निश्चित तौर पर लोकसभा अध्यक्ष ने भी काफी नाराजगी पिछले 2 दिन से जताई है विपक्ष के रवैये पर। चेयरमैन राज्यसभा ने भी काफी नाराजगी जताई है कि जिस तरीके से लगातार संसद बाधित हो रही है और कार्य ठप हो रहा है, तो निश्चित तौर पर देश की जनता का काफी नुकसान भी होता है। जया बिल्कुल अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखें। उम्मीद करते हैं कि ये विरोध कर रहे सांसद संसद के अंदर कदम रखें और कुछ कामकाज करें। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। तेरा ये बिजनेस एक मास्टर स्ट्रोक है यार, है ना? पर मुझे लोन कौन देगा यार? ओ गॉड, सचिन क्यों देगा मुझे लोन? अरे मैं नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा देगा तुम्हें MSME बॉब डिजी उद्यम के साथ 100% डिजिटल प्रोसेस, अप्रूवल इन मिनट्स। बैंक ऑफ बड़ौदा से MSME लोन लेना भी मास्टर स्ट्रोक है। 25 लाख का हॉस्पिटल बिल है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता आप मत कीजिए पापा। मैम, सर का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। आप पॉलिसी बाजार पर 0 GST के साथ अब 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। तेलंगाना सरकार ने राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया है और ये फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय की उस सिफारिश के बाद लिया गया है जिसका मकसद औपनिवेशिक दौर की शब्दावली को हटाना है। इससे पहले 8 राज्य ऐसे बदलाव लागू कर चुके हैं और अब तेलंगाना भी इस सूची में शामिल हो चुका है। सरकार के अनुसार इन सभी बदलावों का मकसद ये दिखाना है कि सरकार का काम शक्ति प्रदर्शन नहीं बल्कि जन सेवा है। दरअसल केंद्र सरकार का संदेश साफ है, शासन सिर्फ सत्ता नहीं, सेवा और जिम्मेदारी का प्रतीक है। इसी कड़ी में देश भर में सरकारी भवनों और पदों के नाम बदलकर अब उन्हें जनता के और करीब लाया जा रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय अब सेवा तीर्थ कहलाएगा, केंद्रीय सचिवालय का नाम होगा कर्तव्य भवन, वहीं सभी राजभवन अब लोक भवन और राजनिवास लोक निवास कहलाएंगे। केरल, असम, बंगाल, तमिलनाडु और लद्दाख में ये बदलाव लागू हो चुके हैं। जन केंद्रित शासन और सक्रिय जन भागीदारी के प्रति सरकार की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने कुछ नए भवनों के नामकरण किए हैं। नए बनने वाले प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया है। इस नाम के साथ संदेश भी स्पष्ट है कि सेवा का पवित्र स्थान। वहीं केंद्रीय सचिवालय का नाम कर्तव्य भवन होगा। ये बदलाव सिर्फ प्रशासनिक नहीं है, ये सांस्कृतिक और नैतिक भी है। भारत की सार्वजनिक संस्थाओं में नामों का ये बदलाव उस सोच का प्रतीक है जिसमें शासन को सत्ता नहीं सेवा माना गया है, जहां अधिकार से ज्यादा कर्तव्य और पद से ज्यादा जिम्मेदारी की भावना को महत्व दिया जा रहा है। इसके साथ ही तमाम राज्यों के राजभवनों के नाम भी बदले गए हैं। असम के राजभवन का नाम भी बदलकर लोक भवन कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल का राजभवन अब लोक भवन कहलाएगा। राजभवन तमिलनाडु का भी नाम बदलकर अब लोक भवन तमिलनाडु कर दिया गया है। इसके साथ ही लद्दाख के उपराज्यपाल के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय राजनिवास का नाम बदलकर लोक निवास कर दिया गया है। केरल का राजभवन अब से लोक भवन केरल कहलाएगा। केरल के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने बताया कि मूल रूप से 2024 में गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान ये विचार सामने रखा गया था। It is
the colonial thought that which was hanging over our minds, our heads all the time. And this is a very serious and very much awaited attempt by the Home Ministry. भारत के संवैधानिक और प्रशासनिक ढांचे में नामों का ये बदलाव सिर्फ प्रतीकों की अदला बदली नहीं है, बल्कि शासन की नई सोच, जन केंद्रित, जवाबदेह और सेवा प्रधान मॉडल की घोषणा है। राजभवन से लोक भवन और पीएमओ से सेवा तीर्थ बनने तक हर परिवर्तन इस बात का संकेत है कि सत्ता का केंद्र अब जनता है और शासन का उद्देश्य सेवा। विकसित भारत की दिशा में ये बदलाव प्रशासन को और अधिक पारदर्शी, सुलभ और जन उत्तरदायी बनाने की कोशिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल के 32,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती पर कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच आज अपना फैसला सुनाएगी। ये फैसला न सिर्फ याचिकाकर्ताओं बल्कि राज्य सरकार और हजारों नियुक्त शिक्षकों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस मामले की शुरुआत तब हुई जब 12 मई 2023 को सिंगल बेंच ने भर्ती को रद्द कर दिया था। आरोपों के आधार पर कुछ उम्मीदवारों को कम रैंक होने के बावजूद पैसे देकर नौकरी दी गई थी। राज्य सरकार ने इस फैसले को चुनौती दी और मामला अब डिवीजन बेंच के पास है। अगर कोर्ट ने नियुक्तियां रद्द की तो ये साल का दूसरा बड़ा झटका होगा, क्योंकि इससे पहले अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने 2016 की एक अन्य शिक्षक भर्ती को रद्द किया था। अब सभी की नजरें इस फैसले पर टिकी हैं। बात करेंगे एसआईआर की और पश्चिम बंगाल की, क्योंकि वहां इस पर ज्यादा सियासी बवाल मचा है। यहां बड़ी संख्या में ऐसे मतदाताओं की पहचान की गई है जिनके नाम सूची में नहीं होने चाहिए। ताजा आंकड़ों के अनुसार राज्य की मतदाता सूची से कुल 46,20,000 मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे। मृत मतदाताओं की संख्या में जिलावार बड़ा अंतर देखने को मिला है। कुल मतदाताओं की तुलना में मृत मतदाताओं का प्रतिशत सबसे अधिक उत्तरी कोलकाता में पाया गया है, जहां ये आंकड़ा 6.91% है, जबकि पूर्वी मेदिनीपुर में सबसे कम 1.4% है। नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक राज्य में मृत मतदाता 22,28,000 हैं। 6,41,000 मतदाता लापता हैं। 16,22,000 मतदाता स्थानांतरित हो गए हैं, जबकि 1,05,000 वोटर्स फर्जी पाए गए हैं। और इस बीच पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के नवद्वीप क्षेत्र में वार्ड 4 और 5 के नाले के पास से बड़ी संख्या में वोटर कार्ड बरामद हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये वोटर कार्ड उनके घरों में मौजूद हैं, लेकिन सवाल उठ रहा है कि ये अतिरिक्त या नकली वोटर कार्ड कहां से आए। इस घटनाक्रम के बाद से इलाके में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। আমরা এখানে বাথরুম করতে এসেছিলাম এই প্রতাপনগর মেইন রোড চিলড্রেন্স বিজ্ঞান একাডেমি স্কুলের সামনে। দেখি কত ভোটার কার্ড, মানে গাদা কয়েকশো ভোটার কার্ড পড়ে আছে এবং দেখলাম ড্রেনের মধ্যেও একটা মানে ব্যাগ পড়ে আছে। হয়তো ব্যাগটার মধ্যে ফেলতে এসেছিলো, আমরা দেখিনি ব্যাগের মধ্যে কী আছে, হয়তো ওটা ফেলতে গিয়ে পড়ে গেছে। কয়েকশো ভোটার কার্ড নতুন এবং পুরনো এবং নতুন, এটা অবাক কাণ্ড। একদম লোকাল ঠিকানা রয়েছে, লোকাল নবদ্বীপের ঠিকানায় মাথাপুর রোড, অর্থাৎ এই এলাকা 4 নম্বর ওয়ার্ড। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के केरल के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज नौसेना दिवस से जुड़े एक समारोह में शामिल होंगी और तिरुवनंतपुरम में भारतीय नौसेना के ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन को देखेंगी। कार्यक्रम में नौसेना की सामरिक क्षमता, आधुनिक युद्धक तकनीक और विभिन्न ऑपरेशनल कौशल का प्रदर्शन किया जाएगा। इसी के साथ केंद्र सरकार द्वारा देश के राजभवनों के नाम बदलकर लोक भवन करने की मुहिम के तहत केरल के तिरुवनंतपुरम में केरल लोक भवन का उद्घाटन भी राष्ट्रपति करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदार होने को लेकर संविधान सभा के अध्यक्ष पद से लेकर हमारे प्रथम राष्ट्रपति बनने तक उन्होंने अद्वितीय गरिमा, समर्पण और उद्देश्य की स्पष्टता के साथ हमारे राष्ट्र की सेवा की। सार्वजनिक जीवन के उनके लंबे वर्ष सादगी, साहस और राष्ट्रीय एकता के प्रति समर्पण से चिन्हित थे। उनकी अनुकरणीय सेवा और दूरदर्शिता पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी।
स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम उम्र के क्रांतिकारियों में से एक खुदीराम बोस की आज जयंती है। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें नमन करते हुए एक्स पर लिखा, महान देशभक्त और अमर बलिदानी खुदीराम बोस जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। शौर्य, साहस और मातृभूमि के लिए त्याग के प्रतीक खुदीराम बोस जी ने मां भारती की स्वाधीनता के लिए युवाओं को संगठित कर सशस्त्र क्रांति के लिए प्रेरित किया और स्वदेशी के लिए भी देशवासियों को जागृत किया। अनगिनत क्रांतिकारियों की प्रेरणा बने खुदीराम जी को क्रांति के पथ से अंग्रेजी हुकूमत की यातनाएं भी डिगा न सकीं और मातृभूमि के लिए उन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनकी वीर गाथा हर एक युवा के लिए राष्ट्र प्रथम का अमूल्य प्रेरणा स्रोत है। और आइए अब देखते हैं खबर काशी तमिल संगमम की। काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण का दूसरा दिन है। उत्तर और दक्षिण की परंपरा, संस्कृति और समुदाय के संगम के इस पर्व का आगाज 2 दिसंबर को हुआ, जो 13 दिनों तक चलेगा। लेट्स लर्न तमिल यानी तमिल कर कलम पर इस बार की थीम आधारित है। प्रमुख कार्यक्रमों में तमिल कर कलम यानी स्कूलों में तमिल पढ़ाना, तमिल कर पोम अर्थात काशी क्षेत्र के 300 छात्रों की तमिल सीखने की शैक्षिक यात्रा और ऋषि अगस्त्य से वाहन अभियान यानी तेनकासी से काशी तक सभ्यतागत मार्ग का पता लगाना शामिल है। काशी तमिल संगमम का भव्य समापन समारोह इस बार रामेश्वरम में होगा। उत्तर और दक्षिण भारत की संस्कृति का बेहद खूबसूरत संगम देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु के अलग अलग क्षेत्रों से काशी पहुंचे छात्रों ने अपनी खुशी और अनुभव साझा किए। छात्रों ने माना कि तमिल कर कलाम उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने का काम करेगा। Especially the climate is very nice here, and the sceneries, the experience is very nice, and we like the places and the temples. We have the bless of Shiva, and it's a unforgettable memory in my life. This was a program which is conducted by our Tamil government and our central government, and this is a very meritorious motto of these things. And our Tamil language is a oldest language, like we used to say, like Kanthlondi Mantoda Kalathileye Thontriya Mudal Moli, which means our Tamil is originated before the rocks and comets have originated. This is our language. It was so ancient language. I want to share a particular event. There was a dance called Bharatanatyam, and one North Indian person was asking me, what is that dance? It's like so nice and all. So I was feeling that everyone are interested in our language, and this cultural exchange was very good. It's been really amazing because the government has made beautiful arrangements over there. I'm coming all over from Tamil Nadu, Chennai. I'm a Siddha doctor. I have learned a lot of things in Kashi. The city is very beautiful. The gesture they're providing us was really great. They are treating us with beautiful respect. We have visited Kashi Vishwanath temple, and after that we went to Annapurni temple, and today we went to Ganga Aarti. Everything was really beautiful. The gesture provided by them is really amazing. एक भारत श्रेष्ठ भारत की मूल भावना के पर्याय इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच और भारतीय मूल्यों के प्रति उनकी निष्ठा ने अत्यधिक व्यापक और वृहद बना दिया है। देखिए वाराणसी के नमो घाट से डीडी न्यूज संवाददाता मनीष वाजपेयी के साथ हरिकेश बहादुर सिंह की खास रिपोर्ट। गंगा नदी के पावन तट पर नमो घाट साक्षी बना एक ऐसे दिव्य कार्यक्रम का जो एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसी भावना प्रधान अभियान में प्राण वायु का काम करता है। काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित रहे। उनके साथ मंच पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन मौजूद रहे।
पुदुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर कुनियल कैलाश नाथन और तमिलनाडु के राज्यपाल आर रवि की उपस्थिति भी एक भारत श्रेष्ठ भारत की मूल भावना को मजबूत कर रही थी। यह आयोजन उत्तर और दक्षिण भारत की सांस्कृतिक, शैक्षिक, आर्थिक और आध्यात्मिक साझेदारी को सशक्त करते हुए भारत के उज्जवल भविष्य के नए द्वार खोल रहा है। दरअसल काशी तमिल संगमम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के एक आयाम की परिणति है। साल 2022 में इस कार्यक्रम का पहला संस्करण शुरू हुआ था। इसके बाद से निरंतर ये कार्यक्रम उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का काम कर रहा है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने भी प्रधानमंत्री मोदी की सोच को इस कार्यक्रम की बुनियाद बताया। किसी राजनीति के कारण से हम हिंदी सीख ना पाया। मैं दिल्ली आके थोड़ा थोड़ा हिंदी सीखा, वो मेरा छोटा मोटा हिंदी, आप माफ करना मेरा हिंदी में कुछ गलत होंगे तो, इसलिए अभी इधर हम तमिल सीख रहे। ये बहुत बड़ा एक अवसर भी मिला। इस कार्यक्रम के आयोजन में कई संस्थाओं का अहम योगदान है, जिसमें आईआईटी मद्रास और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय प्रमुख है। रेल मंत्रालय की तरफ से आईआरसीटीसी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, तो वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय इस पूरे कार्यक्रम की नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रहा है। इस नाते केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सबके योगदान को सराहा। Vested interests create barrier between them. Again, on the inaugural program of Kashi Tamil Sangamam, I extend my invitation to Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, esteemed Mr. Stalin. Please visit Kashi Tamil Sangamam and you feel great Bharatiyar came to this place. काशी तमिल संगमम के इन 13 दिनों के दौरान बीएचयू में रोजाना कल्चरल प्रोग्राम्स आयोजित किए जाएंगे, जिसमें तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के आर्टिस्ट शामिल होंगे। हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स, ओडीओपी प्रोडक्ट्स, किताबें और ट्रेडिशनल खाने की एग्जीबिशन देखने को मिलेगी। इसके अतिरिक्त डेलीगेशन के अनुसार एकेडमिक सेशंस, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशंस और कम्युनिटी इंटरैक्शंस, जिनमें हिस्टोरिक फैक्ट्स और रिलेशन पर चर्चा की जाएगी। नमो घाट वाराणसी से मनीष वाजपेयी के साथ हरिकेश बहादुर सिंह, डीडी न्यूज। काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण के उद्घाटन के बाद अब भारी संख्या में तमिल छात्र काशी पहुंच रहे हैं। इस दौरान उत्साहित छात्र काशी विश्वनाथ के दर्शनों के बाद क्रूज से गंगा घाट होते हुए बीएचयू पहुंचे। उत्तर प्रदेश के काशी में आकर यहां की आवभगत से ये छात्र बेहद खुश हैं और यहाँ की भाषा के साथ साथ यहाँ की संस्कृति को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर और दक्षिण की परंपरा, संस्कृति और समुदाय के संगम का ये पर्व 13 दिनों तक चलेगा। लेट्स लर्न तमिल यानी तमिल करकलम पर इस बार इस थीम पर आधारित है तमिल संगमम। प्रमुख कार्यक्रमों में तमिल करकलम यानी स्कूलों में तमिल पढ़ाना, तमिल करपोम अर्थात काशी क्षेत्र के 300 छात्रों की तमिल सीखने की शैक्षिक यात्रा और ऋषि अगस्त से वाहन अभियान यानी तेनकासी से काशी तक सभ्यतागत मार्ग का पता लगाना भी शामिल है। अगर हम सरल शब्दों में इस अनुभव को समझने की कोशिश करें तो काशी तमिल संगमम उत्तर दक्षिण की परंपरा, संस्कृति और समुदाय का संगम है। काशी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराने संबंधों का उत्सव है। तमिलनाडु और काशी के बीच बढ़ता सांस्कृतिक और सभ्यतागत संपर्क है। लेट्स लर्न तमिल तमिल करकलम पर आधारित है इस बार की थीम और जो प्रमुख कार्यक्रम है वो है तमिल करकलम, तमिल करपोम, ऋषि अगत्य वाहन अभियान, तमिल करकलम अर्थात स्कूलों में तमिल पढ़ाना, तमिल करपोम अर्थात काशी क्षेत्र के 300 छात्रों की तमिल सीखने की शैक्षिक यात्रा, ऋषि अगस्त से वाहन अभियान यानी तेनकासी से काशी तक सभ्यतागत मार्ग का पता लगाना। रामेश्वरम में एक भव्य समारोह में होगा संगमम का समापन।
भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति स्थल बोधगया की पवित्र धरती पर 20वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक संगायन शुरू हो चुका है। मंगलवार से शुरू हुआ ये आयोजन 13 दिसंबर 2025 तक चलेगा। इस दौरान सड़कों पर गूंजते बौद्ध मंत्रों के बीच 40 से अधिक देशों से आए अनुयायी इकट्ठा हुए। ज्ञान प्राप्ति के स्थल पर भिक्षु और श्रद्धालु त्रिपिटक अर्थात बुद्ध की शिक्षाओं के 3 टोकरियों के अंशों का सामूहिक पाठ कर रहे हैं, जिसे थेरवाद परंपरा में सबसे प्रामाणिक ग्रंथ संग्रह माना जाता है। ये वार्षिक समारोह अपनी तरह का सबसे बड़ा थेरवाद बौद्ध समागम है, जिसमें दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से हजारों भिक्षु और श्रद्धालु आते हैं। इस वर्ष 15,000 से ज्यादा भारतीय भिक्षुओं और आम लोगों के साथ साथ अमेरिका, बांग्लादेश, कंबोडिया, लाओस, पीडीआर, इंडोनेशिया, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका और वियतनाम से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों की भी इसमें शामिल होने की उम्मीद है। उड़ीसा के चंद्रभागा बीच पर 15वां इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल चल रहा है। इस फेस्टिवल में भारत समेत कई देशों के 143 सैंड आर्टिस्ट हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ रेत पर एक से बढ़कर एक सुंदर आकृतियां उकेरी जा रही हैं। इस महोत्सव में शामिल होने के लिए काफी बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुंच रहे हैं। फेस्टिवल में भाग ले रहे रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने आयोजन को बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इस आयोजन से राज्य में पर्यटन का काफी बढ़ावा मिलता है। भारत की सबसे बड़ा सैंड आर्ट फेस्टिवल है, जिसमें कि मोर देन 140 आर्टिस्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड। रशिया से लेके, जापान से लेके, स्पेन, पुर्तगाल, श्रीलंका, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज के आर्टिस्ट हैं। उसके साथ हमारा भारत के हर कोने से भी आर्टिस्ट आए हुए हैं और हमारा उड़ीसा की 29 डिस्ट्रिक्ट से भी आर्टिस्ट आए हुए हैं। तो इससे आप अनुभव कर सकते हैं किस तरीके से ये जो सैंड आर्ट है हमारा देश में किस तरीके से आगे जा रहा है और कितने लोगों का उसमें पार्टिसिपेशन है। और आज भी टेम्पल और मॉन्यूमेंट्स के ऊपर थीम है, फेयर फेस्टिवल के ऊपर थीम है। तो जो आर्टिस्ट हैं वो अपनी अपनी कला के माध्यम से हमारा संस्कृति, हमारा परंपरा को दिखा रहे हैं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में हुए विश्व वार्षिक सम्मेलन में कहा कि भारत में पासपोर्ट सेवा में पिछले 10 वर्षों में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इस सुधार से पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हो गई है, जिससे नागरिकों को बड़ी सुविधा मिली है। 10 years ago, if you wanted a passport, there were, I think, 77 places in India to which you could apply. Today, in the last 10 years, we have added 468 more such places. So pretty much any citizen of India is actually today able to apply for a passport. भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अनाज इथेनॉल निर्माता संघ के अध्यक्ष CK जैन के साथ बैठक की। बैठक के दौरान इस क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने और स्थिरता को बढ़ावा देने के अवसरों पर चर्चा हुई। साथ ही पीयूष गोयल ने रोल्स रॉयस इंडिया के कार्यकारी उपाध्यक्ष शशि मुकुंदन के साथ भी बैठक की, जिस दौरान 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के भारत के दृष्टिकोण को सुदृढ़ करने के लिए उच्च कुशल रोजगार सृजन, प्रौद्योगिकी सहयोग, वैश्विक क्षमता केंद्रों में निवेश और स्थानीयकरण की विस्तार पर चर्चा हुई। भारत की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज स्वीडन के स्टॉकहोम में इंटरनेशनल आइडिया की अध्यक्षता ग्रहण करेंगे।
भारत को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव सहायता संस्थान इंटरनेशनल आइडिया की अध्यक्षता के लिए आमंत्रित किया गया है। इससे पहले ज्ञानेश कुमार ने स्वीडन में IDEA के महासचिव डॉक्टर केविन कैसास जमोरा से मुलाकात की और अंतर्राष्ट्रीय आइडिया मुख्यालय में पट्टिका का अनावरण किया। इसके अलावा भारतीय दूतावास में उन्होंने भारतीय व्यापारिक समुदाय के साथ भी खास बातचीत की। ज्ञानेश कुमार का कहना है कि पूरी दुनिया भारत में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावों के सफल संचालन को जानती है और स्वीकार करती है। 1995 में स्थापित इंटरनेशनल आइडिया एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका भारत संस्थापक सदस्य है। और अब बात भारत की पड़ोसी प्रथम नीति की, जिसके तहत भारत हर संकट की घड़ी में अपने पड़ोसियों के साथ खड़ा है। श्रीलंका में आए चक्रवात दितवाह के कारण भीषण तबाही के बीच भारत ऑपरेशन सागर बंधु चलाकर हर संभव मदद पहुंचा रहा है। इंडियन एयरफोर्स और नेवी दोनों ही राहत और बचाव कार्यों में जुटे हैं। हेलीकॉप्टर IFC 1875 ने मंदाराम नुवारा और IFC 1885 ने पोरमदुल्ला में 2000 किलो राहत सामग्री पहुंचाई। वहीं जगह जगह फंसे लोगों को भी रेस्क्यू कर फौरन राहत पहुंचाई जा रही है। इरिंगवाटा से एक हार्ट पेशेंट समेत 17 लोगों को निकाला गया है, तो वहीं एक और सॉर्टी में 24 यात्रियों को रेस्क्यू किया गया। आपदा की इस घड़ी में स्वास्थ्य सेवाओं को भी दुरुस्त किया जा रहा है। इंडियन C-17 एयरक्राफ्ट के साथ एक फील्ड हॉस्पिटल को एयरलिफ्ट कर कोलंबो पहुंचाया गया है, जिसमें 70 से ज्यादा मेडिकल स्टाफ मौजूद हैं। इसके साथ ही भारतीय नौसेना भी राहत और बचाव कार्यों में पूरी मदद कर रहा है। श्रीलंका में आई इस प्राकृतिक आपदा में मौत का आंकड़ा भी बढ़ गया है। अब तक 465 मौतें हो चुकी हैं और वहीं 366 लोग लापता बताए जा रहे हैं। भारतीय नौसेना ने चक्रवात दितवाह से प्रभावित श्रीलंका में त्वरित कार्रवाई करते हुए राहत सामग्री पहुंचाई और बहुमूल्य जीवन बचाने के लिए तत्काल हेलीकॉप्टर संचालन किया। नौसेना ने एक बयान में कहा कि चक्रवात दितवाह के मद्देनजर भारतीय नौसेना के जहाजों ने तुरंत प्रभावित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण राहत भंडार वितरित किया और आवश्यक बचाव कार्यों को अंजाम दिया है। इन तत्काल हेलीकॉप्टर ऑपरेशनों ने कई कीमती जानें बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नौसेना ने कहा कि यह भारत के महासागर विजन और नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत अपने पड़ोसी देशों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। पाकिस्तान को हवाई मार्ग से श्रीलंका के लिए उड़ान की अनुमति नहीं दिए जाने के आरोप पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इस संबंध में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान से बयान को हास्यास्पद बताकर खारिज किया। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान का ये बयान भारत विरोधी गलत सूचना फैलाने की एक और नाकाम कोशिश को दिखाता है। बयान में कहा गया है कि श्रीलंका के लिए मानवीय सहायता ले जाने वाले पाकिस्तानी विमान के लिए हवाई मार्ग से उड़ान की अनुमति का अनुरोध इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग को 1 दिसंबर 2025 को दोपहर करीब 1 बजे प्राप्त हुआ। चक्रवात दितवाह की मार झेल रहे श्रीलंका के लिए मानवीय सहायता की आवश्यकता को देखते हुए भारत सरकार ने अनुरोध पर त्वरित कार्रवाई की है और 1 दिसंबर 2025 को शाम 5:30 बजे प्रस्तावित यात्रा कार्यक्रम के अनुसार हवाई मार्ग से उड़ान की अनुमति दे दी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत इन मुश्किल वक्त में सभी उपलब्ध साधनों के जरिए श्रीलंका की सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है। मंगलवार को रूस की राजधानी मॉस्को के क्रेमलिन में राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के बीच बैठक बेनतीजा रही। ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की पुतिन से हुई मुलाकात में शांति प्रक्रिया पर कोई बात नहीं बन सकी। बंद दरवाजों के पीछे कई घंटे चली इस बैठक के बाद क्रेमलिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये वार्ता काफी उपयोगी रही, लेकिन हम अभी यूक्रेन में संकट को हल करने के करीब नहीं पहुंच पाए हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस पर अभी और काम किया जाना बाकी है। वहीं इस महत्वपूर्ण बैठक से पहले पुतिन ने यूरोप को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वह रूस के खिलाफ जंग में शामिल हुआ तो उसे हार का सामना करना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने यूक्रेन पर यूरोप के क्वांटर प्रपोजल को नामंजूर बताते हुए खारिज कर दिया।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को संकेत दिया कि वे अगले साल की शुरुआत में फेडरल रिजर्व के नए चीफ का नाम घोषित करेंगे, जिससे महीनों से चल रही अटकलों को नई हवा मिल गई है। ट्रंप ने कैबिनेट मीटिंग में बताया कि उन्हें पहले से ही पता है कि दुनिया के सबसे प्रभावशाली केंद्रीय बैंक की कमान किसे सौंपनी है। दिलचस्प बात यह रही कि ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट, जो चयन प्रक्रिया का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने इस पद में दिलचस्पी न होने की बात कह दी है। अब चर्चा इस पर है कि ट्रंप किस नए चेहरे को फेड की बागडोर सौंपेंगे और ये बदलाव अमेरिकी आर्थिक दिशा को कैसे प्रभावित करेगा। और आज संसद की कार्रवाई का तीसरा दिन है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि फेक न्यूज और एआई से जुड़े सवाल पर उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि फेक न्यूज हमारी डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। फेक न्यूज इज अ थ्रेट टू आवर डेमोक्रेसी टुडे और हमें सोशल मीडिया पर फेक न्यूज पर, एआई जनरेटेड डीप फेक पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है। जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके एक तरीके से कई ऐसे इकोसिस्टम बन गए हैं जो कि भारत के संविधान को फॉलो नहीं करना चाहते, बहुत तरह से इस पार्लियामेंट द्वारा बनाए हुए कानून को भी पालन नहीं करना चाहते। उसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की और कड़े नियम बनाने की वाकई बहुत सख्त जरूरत है। हमारे साथ इस वक्त शैलेंद्र जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, फेक न्यूज एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इसको लेकर लगातार सरकार की तरफ से हमने कई प्रयास देखे हैं। एक बार फिर यहाँ पर संसद के पटल पर साफ करते हुए अश्विनी वैष्णव ने तमाम अहम पॉइंट्स उठाए। क्या कुछ हाइलाइट्स रही? देखिए जया, हम जानते हैं कि जो फेक न्यूज की समस्या है वो काफ़ी बड़ी हो चुकी है और हमने देखा कि संसद की जो संसदीय समिति है IT की, उसने इस पर विचार किया था। निशिकांत दुबे सांसद उसके समिति के अध्यक्ष थे और तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई थी। सरकार की तरफ से आप देखें तो समय समय पर ऐसे हैंडल्स को ब्लॉक किया जाता है जो फेक न्यूज फैलाते हैं और माना गया कि तमाम उसमें हैंडल्स हमने देखा कि वो विदेशों में बैठकर फेक न्यूज भारत में फैलाने का काम कर रहे थे या भारत की संप्रभुता को लेकर अनर्गल बयान दे रहे थे और समय समय पर उसको ब्लॉक किया गया, चिन्हित किया गया। और केंद्रीय सरकार की तरफ से हमने देखा कि उस पर संबंधित प्लेटफॉर्म को लिखा गया, जो है वो सोशल मीडिया पर X हो या फिर फेसबुक हो या अन्य माध्यम हो, और उनको उस सामग्री को हटाने के लिए समय समय पर निर्देश दिया गया है। और इसके साथ ही साथ एक बेहतर तंत्र बनाया गया है जिससे इनकी जल्दी पहचान हो सके और इन्हें प्रसार से रोका जा सके। अब हमने देखा है कि आप PIB फैक्ट चेक, जो सूचना प्रसारण मंत्रालय का PIB है, वो भी जो गलत जानकारी होती है उस पर फैक्ट चेक करके समय समय पर बताता है कि ये जानकारी जो सोशल मीडिया पर है, किसी हैंडल्स पर है, वो सही नहीं है, तथ्यपरक नहीं है, उसकी भी जानकारी दी जाती है। लेकिन जो ये फेक न्यूज है, एक चुनौती है। इस बात को सूचना प्रसारण मंत्री ने आज एक सवाल के जवाब में बताया है और जो इससे निपटने के लिए जो एक तंत्र बनाया गया है उसकी भी चर्चा की है। और उन्होंने तारीफ की निशिकांत दुबे, जो संसदीय समिति IT के अध्यक्ष हैं, जिनके अगुवाई में हमने देखा कि फेक न्यूज के विषय जब आया तो उस पर चर्चा हुई थी, तो इस सब का भी जिक्र किया। साथ ही साथ एक विषय और आया, हम जानते हैं कि ऑनलाइन जो गेम, उसमें जो ऑनलाइन मनी गेम है, पिछले ही सत्र में उसको लेकर एक बहुत बेहतर कानून बना और उसमें दो चीज़ें बहुत स्पष्ट कर दी गई। पहली बात तो ऑनलाइन जो मनी गेम है उस पर पाबंदी लगाई गई और जो e-स्पोर्ट है उसे किस तरह से बढ़ावा दिया जाए उसको लेकर जो एक तरह से प्रावधान किए गए हैं, जिससे कि भविष्य में e-स्पोर्ट को हम देखेंगे कि वो आगे बढ़ेगा। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज प्रश्नकाल में सूचना प्रसारण मंत्री ने दी है। और हम अक्सर ये कहते हैं कि जब प्रश्नकाल चलता है, जब सदन चलता है, तो तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर मौका मिलता है सांसदों को सवाल पूछने का और देश को जानकारी मिलती है। तो आज प्रश्नकाल में देखने को मिल रहा है जब फेक न्यूज पर एक सवाल के जवाब में बहुत अहम जानकारी और क्या कुछ तंत्र है, क्या किया गया है, इसका जिक्र आज सूचना प्रसारण मंत्री ने किया। इसके साथ ही साथ उससे पहले PDS को लेकर ये बहुत स्पष्ट बताया गया कि PDS में एक सवाल किया गया कि एक कमेटी बनी थी, उसको रैशनलाइजेशन की बात कही गई थी, जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो पात्र की संख्या है
सरकार ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि ऐसा कोई इरादा नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं, विचाराधीन नहीं है। यानी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलो मिलता रहेगा, जो गरीब कल्याण योजना के तहत मिलता है। ये बहुत स्पष्ट कर दिया गया है। और पीडीएस के लिए जो गोदाम बनाने की बात है या जो बाकी बेहतर सुविधा की बात है वो किया जा रहा है। तो आज हम देख रहे हैं कि प्रश्नकाल में कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब लोकसभा में दिए गए हैं, और जिसकी बात अक्सर होती रहती थी कि जब प्रश्नकाल होगा तो कई मंत्रालयों से जुड़े सवाल के जवाब मिलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण आज हमने देखा कि फेक न्यूज से जुड़े एक सवाल के जवाब में सूचना प्रसारण मंत्री ने इस बात की चर्चा की और बताया कि किस तरह से इससे निपटा जा रहा है। बिल्कुल, सूचना एवं प्रसारण मंत्री की बात कही, आगे बढ़ाते हैं। किस तरह से शैलेंद्र, यहाँ पर टेक कंपनियों की जवाबदेही तय करने की बात होती है, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बात हो, किस तरह से सोशल मीडिया पर भी फेक न्यूज काफी बढ़ रही है। तो यहाँ पर कड़े कानूनों के साथ कड़ी कार्रवाई की बात उन्होंने कही, जवाबदेही तय करने की बात की, एक तरह से रेगुलेट किस तरह से किया जा सकता है, इसको लेकर भी रोशनी डालते नजर आए। देखिए, हम जानते हैं कि 3 स्तर पर ये सुनिश्चित करने की कोशिश होती है कि फेक न्यूज ना फैले या फिर कोई गलत जानकारी किसी हैंडल्स पर सोशल मीडिया पर अगर आती है तो उसे तुरंत ब्लॉक किया जाए। तो पहली बात तो उसकी पहचान हो, दूसरी बात उसको प्रसार से रोका जाए, और तीसरी बात अगर वो जानबूझकर किसी ने फैलाया है तो ऐसे हैंडल्स को ब्लॉक किया जाए। तो पीआईबी फैक्ट चेक जो गलत सूचनाएं हैं या फिर खबरें जो गलत है उसकी फैक्ट चेक करता है और उससे जानकारी देता है, जिससे कि तमाम मीडिया हाउस, ये खबरों की दुनिया में रहने वाले लोग और आम लोग जान पाएं कि अमुक जानकारी तथ्यों पर आधारित नहीं है, गलत है। दूसरी बात यह है कि जो हैंडल्स कहीं विदेशों में बैठकर भारत के खिलाफ फेक न्यूज फैलाते हैं, भारत की संप्रभुता के खिलाफ या भारत की आंतरिक सुरक्षा के खिलाफ कुछ लिखते हैं, उनकी पहचान करके संबंधित प्लेटफॉर्म को, जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरी हैं जैसे व्हाट्सएप हो या ट्विटर हो, फेसबुक हो, उनको लिखा जाता है कि उन्हें ब्लॉक करें, और उन्हें एक तय समय सीमा की जाती है कि वो 24 घंटे के अंदर से ब्लॉक करें और इसकी सूचना दें। तो वो काम होता है जिससे ऐसे हैंडल्स ब्लॉक होते हैं। हमने देखा है कि कई यूट्यूब चैनल जो पाकिस्तान से संचालित हो रहे थे, आप बीते वर्षों में देखें, उनको चिन्हित किया गया, उन्हें ब्लॉक किया गया। कई ऐसे यूट्यूब चैनल जो फेक न्यूज फैला रहे थे उनको चिन्हित किया गया, उन्हें ब्लॉक किया गया। तो ये एक पूरी प्रक्रिया है। तो 3 स्तर पर ये होता है। पहली बात तो कानून बनाना या फिर एक समिति उसको एक तरह से देखे। दूसरी बात यह है कि एक प्रभावी तंत्र बनाना जिसमें समय समय पर तुरंत प्रतिक्रिया हो। इसमें पीआईबी फैक्ट चेक गलत खबरों को लेकर तुरंत सक्रिय नजर आता है और हमने देखा है कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और तीसरी बात है कि संबंधित प्लेटफॉर्म को सूचना देना जिससे ब्लॉक किया जा सके। तो इस स्तर पर काम हो रहा है। और आज हमने देखा कि फेक न्यूज से जुड़े सवाल के जवाब में बिल्कुल इसी बात पे फिर सुन लेते हैं कि अश्विनी वैष्णव ने क्या कुछ कहा इस पूरे मुद्दे पर प्रश्नकाल के दौरान। आइए सुनाते हैं दर्शकों को। फेक न्यूज इज अ थ्रेट टू आवर डेमोक्रेसी टुडे, और हमें सोशल मीडिया पर फेक न्यूज पर, एआई जनरेटेड डीप फेक पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है। जिस तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके एक तरीके से कई ऐसे इकोसिस्टम बन गए हैं जो कि भारत के संविधान को फॉलो नहीं करना चाहते, बहुत तरह से इस पार्लियामेंट द्वारा बनाए हुए कानून को भी पालन नहीं करना चाहते। उसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की और कड़े नियम बनाने की वाकई बहुत सख्त जरूरत है। बिल्कुल शैलेंद्र, यहाँ पर एआई के जिम्मेदार उपयोग को लेकर भी लगातार प्रधानमंत्री विभिन्न मंचों पर बोलते आए हैं। डीप फेक वो एक ऐसा मेनेस है जिसको लेकर लगातार सुर्खियां बटोरती रही। अदालत में भी ये मुद्दा पहुंचा और वहां पर भी सख्त कार्रवाई की मांग हुई, और सरकार भी इस मुद्दे को लेकर बेहद गंभीर है कि आज जो कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में भारत आगे तो जरूर बढ़ रहा है, लेकिन इन सब चीजों की वजह से कहीं ना कहीं एक लगाम लगती नजर आती है, और इसी वजह से इस पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है, जिसका जिक्र यहाँ पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री कर रहे हैं। जय, देखिए, समझने की जरूरत है। जब कोई नया सेक्टर उभरता है तब हमने देखते हैं कि चुनौतियां भी आती है। उसमें कुछ ऐसे दिमाग काम करने लगते हैं जिनका उद्देश्य ठीक नहीं होता। हम डिजिटल दुनिया में देख रहे हैं, कल ही ये बात हुई कि डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए, मोबाइल फ्रॉड को रोकने के लिए किस तरह से संचार साथी ऐप मददगार साबित हो रहा है, और साथ ही साथ कैसे उस चुनौती से निपटा जा रहा है। दूसरी ओर हमें जानते हैं कि डिजिटल से कितना फ़ायदा हुआ है, आज मोबाइल क्रांति दिख रही है। उसी तरह से ये जो एआई और आप डीप फेक की बात आप करते हैं, ये इस डीप फेक के जरिए जिस तरह से किसी की छवि खराब करना हो, किसी राष्ट्र की छवि खराब करना हो, किसी नेता की छवि खराब करना हो, इसमें
कुछ ऐसी ताकतें शामिल होती हैं जो दरअसल या तो विदेश से संचालित होती है या फिर उनका उद्देश्य गलत होता है, तो इनकी पहचान होनी चाहिए। ऐसे जब विषय आते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारी जो संसदीय प्रणाली है वो बहुत बेहतर क्यों कही जाती है। हमारी संसदीय लोकतंत्र में तमाम समितियां हैं संबंधित मंत्रालयों की, वो उस पर विचार करती है। IT मंत्रालय की जो संसदीय समिति है उसमें ये मामला आया था और उस पर एक विचार हुआ था, और जब समितियां सिफारिश करती हैं फिर उस पर विचार होता है संबंधित मंत्रालय में, और हम देखते हैं कि कानूनों में बदलाव होता है। तो ये एक हमारी संसदीय लोकतंत्र का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। सिर्फ संसद में जब सत्र चलता है तभी काम नहीं होता, संसदीय समितियां ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर हमेशा बैठती हैं, विचार करती हैं, नए नए मुद्दे आते हैं, जो चुनौतियां हैं वो आती हैं, कोई नया मामला सामने आता है, उसके हिसाब से वो सिफारिश करती है, उस पर बिल बनता है, उस पर फिर कानून बनता है भविष्य में। तो यहाँ पर AI जनरेटेड फेक न्यूज पर एक्शन जरूरी है, ये फेक न्यूज पर कार्रवाई जरूरी है। संसद में भी इस मुद्दे पर यहाँ पर एक सवाल पूछा गया और सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने बेहद साफ तौर पर ये कहा कि बिल्कुल, केंद्रीय मंत्री ने जवाब दिया कि जिस तरह से AI जनरेटेड फेक न्यूज आ रही है वो एक बहुत बड़ा खतरा है हमारे लोकतंत्र के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए शैलेंद्र मिश्र, हमारे संवाददाता संसद से। और आपको बता दें कि आज संसद की कार्रवाई का तीसरा दिन है और लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान ये सवाल उठा फेक न्यूज का, जिसको लेकर यहाँ पर जवाब दिया केंद्रीय एवं सूचना मंत्री ने। और अगर आइए बात करते हैं खेल जगत की, तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज रायपुर में खेला जाएगा। टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना रखी है। ऐसे में भारतीय टीम के लिए इस मैच को जीतकर सीरीज पर कब्जा करने का सुनहरा मौका है। वहीं दक्षिण अफ्रीका के लिए ये मुकाबला करो या मरो वाला है, ताकि वे सीरीज में 1-1 की बराबरी कर सकें। रांची जीता, अब जीतेंगे रायपुर। जीत की हुंकार भरने के बाद अब टीम इंडिया की यही है पुकार। विराट और रोहित का जबरदस्त फॉर्म पहले वनडे में दिखाई दिया। ऐसे में टीम इंडिया की बल्लेबाजी को एक बार फिर से इनसे बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी। लेकिन चिंता का विषय इन दो को छोड़ बाकी बल्लेबाजों का फॉर्म है, क्योंकि किसी एक पर निर्भर होकर मुकाबला नहीं जीता जा सकता। पिछले मैच में कप्तान KL राहुल ने 60 रन जरूर बनाए, लेकिन स्पिनर्स के आगे वो भी संघर्ष करते दिखाई दिए। गेंदबाजी की बात की जाए तो हर्षित राणा ने मैच में कुल 3 विकेट लिए, जहां नई गेंद से 2 विकेट चटकाए, लेकिन बाद में काफी रन लुटा दिए, जिस पर उन्हें नियंत्रण रखना होगा। वहीं स्पिनर के तौर पर कुलदीप यादव की गेंद ने कमाल दिखाया। उनकी गेंदों की विविधता ने दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो उनके लिए ये मैच सीरीज बचाने के रूप में होगा। ऐसे में वो हर हाल में जीत दर्ज करना चाहेंगे, लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी पहलू मानसिक तौर पर खुद को मजबूत करना होगा। वहीं इस मुकाबले के लिए केशव महाराज और टेम्बा बेवुमा की वापसी हो सकती है। ऐसे में टीम को इनसे मजबूती मिलेगी। रायपुर के मैदान पर अब तक केवल एक ही वनडे मैच खेला गया है, जहां साल 2023 में भारत ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से शिकस्त दी थी। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। लगातार 2 पैरालंपिक में पदक जीतने वाली पैरा एथलीट शरद कुमार का मानना है कि देश के खेल इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी नजर अगले साल होने वाले पैरा एशियाई खेलों पर है, जिसको लेकर तैयारी का दौर शुरू हो चुका है। शरद कुमार से खास बात की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। इस वक्त हमारे साथ पैरा हाई जंप पर शरद कुमार हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दिनों वो अपनी तैयारी को किस तरह से अंजाम दे रहे हैं। शरद, सबसे पहले तो आपकी अपनी खुद की क्या कुछ तैयारी चल रही है, क्योंकि अब अगला साल जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अब एशियन गेम्स आने वाली है, तो ऑफकोर्स हम साई में GLN स्टेडियम में ट्रेनिंग कर रहे हैं। इनका मोंडो ट्रैक है, तो हम हम लोग सारे एथलीट्स इधर आकर के अब मोंडो का फील्ड लेकर के अब एशियन गेम की तैयारी कर रहे हैं। और जिस तरह से इतना मतलब कंपटीशन हो रखा है इंडिया में ही, हमारे हाई जंप में बहुत सारे एथलीट्स हैं जो टॉप लेवल के जंप्स कर रहे हैं। शैलेश ने पिछले वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी 191 जंप किया है, तो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग हाइट है क्लियर करने के लिए। तो इसमें फुल टाइम देना पड़ेगा इसको अच्छे तरीके से, फिर ही अच्छा हाई जंप हो पाएगा। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के जो खेल संबंध हैं वो एक नए सिरे से करवट ले रहे हैं। देखिए 2036 इज़ आफ्टर ब्रिस्बेन ओलंपिक्स, तो उसके बाद ये है कि ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी और इंडिया हम लोग काफ़ी अच्छे। राष्ट्रपति दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं। ये सीधे जुड़ते हैं सीधे प्रसारण में।
दिव्यांगता के बावजूद आप पिछले 27 वर्षों से अपनी भुजा में ब्रश बांधकर ऐसी चित्रकृतियां बना रहे हैं जो भारतीय जनजातीय संस्कृति की आत्मा को सजीव कर देती हैं। श्री बसंत विकास साहू, छत्तीसगढ़। सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन श्रेणी में अगला पुरस्कार दिया जाता है लेफ्टिनेंट कर्नल सी द्वारकेश, एरोड, तमिलनाडु को। आप भारतीय सशस्त्र बल के पहले ऐसे अधिकारी बने जिन्हें पूर्ण दृष्टिहीनता के बावजूद सक्रिय सेवा में बनाए रखा गया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सहायक तकनीक के माध्यम से आपने अपने कार्यों को दक्षता से किया। राष्ट्रीय पैरालंपिक प्रतियोगिताओं में तैराकी और शूटिंग में कई स्वर्ण पदक आपने प्राप्त किए। 16,000 फीट ऊंचे सियाचिन ग्लेशियर को फतेह कर आपने विश्व रिकॉर्ड बनाया। लेफ्टिनेंट कर्नल सी द्वारकेश, इरोड, तमिलनाडु। सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन श्रेणी में अगला पुरस्कार जाता है श्री राजेश शरद केतकर, वाडोदरा, गुजरात को। मूक बधिर मंडल प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में आपने भारतीय सांकेतिक भाषा के माध्यम से अंग्रेजी और डिजिटल साक्षरता का अभिनव मॉडल विकसित किया तथा आप भारत का सबसे बड़ा श्रवण बाधित प्रेरित समाचार और शिक्षा मंच संचालित करते हैं। श्री राजेश शरद केतकर, वाडोदरा, गुजरात से। श्रेष्ठ दिव्यांगजन गति विषयक दिव्यांगता श्रेणी में पुरस्कार दिया जा रहा है कुमारी पूजा गर्ग, इंदौर, मध्य प्रदेश से। पैरा एथलीट, कैंसर सर्वाइवर और विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाली आप साहसी एडवेंचर बाइकर हैं। जापान, उज्बेकिस्तान और थाईलैंड में अंतर्राष्ट्रीय पैरा कैनोइंग प्रतियोगिता में आपने भारत का प्रतिनिधित्व किया और एशियन पैरा कैनो चैंपियनशिप 2024 में 2 कांस्य पदक भी आपने प्राप्त किए। नाथुला पास पर 4,500 किलोमीटर की एकल यात्रा के बाद तिरंगा फहराकर विश्व की पहली पैराप्लेजिक महिला के रूप में आपने इतिहास रचा। कुमारी पूजा गर्ग, इंदौर, मध्य प्रदेश। श्रेष्ठ दिव्यांगजन गति विषयक दिव्यांगता श्रेणी में अगला पुरस्कार दिया जाता है श्री निपुण कुमार मल्होत्रा, नई दिल्ली से। आर्थ्रोग्राइपोसिस नामक दुर्लभ जन्मजात रोग से पीड़ित होने के बावजूद आपने निपमन फाउंडेशन की स्थापना कर स्वास्थ्य, सुगमता और अधिकार के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया है। आपने व्हील्स फॉर लाइफ नामक राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म द्वारा 1900 से अधिक व्हीलचेयर वितरित की हैं। श्री निपुण कुमार मल्होत्रा, नई दिल्ली से। श्रेष्ठ दिव्यांगजन दृष्टि बाधित श्रेणी में पुरस्कार दिया जाता है सुश्री रक्षिता आर, बेंगलुरु, कर्नाटक को। आपने एशियन पैरा गेम्स 2018 और 2023 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। पेरिस 2024 पैरालंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और आप विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप सहित अनेक राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर चुकी हैं। सुश्री रक्षिता आर, बेंगलुरु, कर्नाटक। श्रेष्ठ दिव्यांगजन दृष्टि बाधित श्रेणी में अगला पुरस्कार दिया जाता है श्री युद्धजीत डे, पश्चिम बंगाल को। तो दिव्यांगजनों की उपलब्धियों को सम्मान। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जिंदगी एक गणित है।